सबसे पहले धन्यवाद तिवारी सर का और पूरे संस्थान का, फैकल्टी का और सारे बच्चों का, जितने लोग यहाँ पे हैं, सारे स्टूडेंट्स का, कि आप इतनी बड़ी संख्या में एक ऐसी चीज़ को सुनने आए हैं जो शायद, जैसा सर ने बताया अपने भाषण में, कि जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत कैसे पड़ने वाली है, किस किस तरह से पड़ने वाली है और किस तैयारी के साथ आपको बाहर निकलना है। कि बाहर, मैं कई बार अपनी टीम को ही बोलता हूँ कि द वर्ल्ड आउटसाइड द कैंपस इज़ वेरी ब्रूटल। सो उसकी तैयारी अगर हम कैंपस के अंदर ही कर लें तो जब आप बाहर निकलेंगे तो आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे, बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर चुके होंगे कि बाहर जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। जैसी जानकारी आपके पास है, जैसी तैयारी आपके पास है, उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती जाएं। आज के सेशन में हम जब बात करेंगे दो तीन चीज़ें क्लियर है। हम सब जर्नलिस्ट हैं और बनने वाले हैं, तो जर्नलिज्म का सबसे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को अवेयर करना वेरीफाइड न्यूज़ के थ्रू। जो दुनिया में घटित हो रहा है, जो आपकी समझ के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, उन सब के बारे में बताना, लोगों को अवेयर करना। हर टियर 1 सिटी हो, टियर 2 सिटी हो, टियर 3 सिटी हो, किसी भी कास्ट, रिलीजन, रीजन के लोग हों, उनको वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो दुनिया में हो रही हैं वो मिलना चाहिए। वो जिम्मेदारी हमारी है एज ए जर्नलिस्ट। तो उसकी तैयारी हमारे से कई पहले लोग जो बड़े बड़े नाम थे जर्नलिज्म के, उन्होंने कई सारे बेहतरीन काम किए, जिससे कि कारण समझे कि पूरा का पूरा सिस्टम ये बहुत क्रेडिबल तरीके से खड़ा है। लेकिन पिछले 15 सालों 10 सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। टेक्नोलॉजी का आना हुआ है और जब तकनीक का आना होता है तो चैलेंजेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हम लोग देख लेते हैं, चैलेंजेस की तैयारी हम कई बार नहीं करते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलने शुरू हुए, उसकी एंट्री न्यूज़ रूम में आने शुरू हो गई और अब एआई का दौर चला है और एआई जिस तरह से अपनी पकड़ बना रहा है, अपनी जगह बना रहा है लोगों के अपने जीवन में भी, डे टू डे चीज़ों में भी, और साथ साथ न्यूज़ रूम में भी उसकी एंट्री होने लग गई है। सो एआई जो है, न्यूज़ रूम हम पहले सोशल मीडिया से डील कर रहे थे, वेरिफिकेशन से डील कर रहे थे, अब एआई से डील कर रहे हैं। सो एआई के लिए जो मेरा बोलना है वो ये है कि एआई इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एआई इज़ सर्वाइवल। आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में 5 से 6 सालों 7 सालों के बाद चीज़ें कैसी तेज़ी से बदलेंगी। मेरा सबसे पहला जो अनुभव एआई का रहा था, जो प्रोजेक्ट मैंने किया था दिल्ली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ 2020 में मेरा जर्नलिज्म एआई का प्रोजेक्ट था। तो वो मेरा पहला एआई के साथ संवाद था। और आज 5 साल के बाद मैं बोलूँगा कि जो तब सीखा था वो बहुत पीछे छूट गया है। जो पिछले 6 महीने में सीखा था शायद वो भी पुराना होता जा रहा है। तो इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है। तो स्लाइड्स के माध्यम से हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। और इसको ऐसा ना समझें कि बिल्कुल एक ऐसा कोई ज्ञान की गंगा बह रही है। ये कम्युनिकेशन है हमारा आप लोगों से। चूँकि सर ने बताया हम न्यूज़ रूम में काम करते हैं, तो न्यूज़ रूम में जैसी जो वहाँ की परिस्थिति होती है, जो टाइमलाइंस होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, जो इथिकल कंसिडरेशंस होते हैं, जो हमारे पॉलिसीज़ होती हैं, उन सब को फॉलो करते हुए कैसे हम न्यूज़ रूम में अपनी न्यूज़ का फ्लो बढ़ाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कैसे हम डील करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे जी। जो हमारा एक टॉपिक है वो है एआई एंड डीप फेक्स मास्टर क्लास। इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे एआई जो है चीज़ों को हमारे जीवन में लगातार लगभग घुसपैठ हो चुकी है। अब आप कई बार लोगों को आप सुनोगे बोलते हुए कि एआई आने वाला है। एआई आने वाला नहीं है, एआई आ चुका है, इट्स ऑलरेडी देयर। हो सकता है कि आपने आज ही कई सारे टूल्स सुबह से लेकर अभी तक यूज़ कर लिए हैं जो एआई पावर्ड है। ये डेली की कहानी है, तो ये होती चली जा रही है। नेक्स्ट, इसके बाद एक वीडियो है, एक वीडियो को प्ले कीजिए। वो वीडियो हम देखेंगे, फिर वीडियो के बाद हम समझेंगे कि वीडियो आपको क्यों दिखाया गया और उसका क्या कारण है। अरे लाइट ऑफ कराना लोकेल, लाइट ऑफ कर। ऑडियो भी होगा इसमें। It is my first moment.
he's going to introduce to you the wonderful world of deepfakes. How AI and VFX are unlocking the future of our imagination. I made the Tom Cruise deepfake, and it was one of the biggest viral deepfake videos on the internet ever. I'm Chris, and I'm a VFX and AI artist. I'm trained as a cameraman. I've been doing VFX for about 8 years. The first time I heard about deepfakes is the end of 2018. It was on a new channel where they were talking about people misusing the technology in pornographic videos. And that made me realize there were a lot of creative possibilities. A deepfake is a video where someone's face has been changed into another. So, for example, in the videos I make with Miles Fisher, you don't see Miles Fisher's face, no, you see Tom Cruise's face. I just overlaid it on top of Miles. With your help in 2020, together, we'll dominate the ballot box. This is no stunt. The way I train a deepfake is where I tell a computer model to start training on thousands of images of a certain character. In my case, it's Tom Cruise. Thousands of images, all his expressions, all his angles. So in the end, I have like one big model, and it's like one big Tom Cruise model. All of Tom Cruise's emotion is in this model. Well, every now and then I like to treat myself. And it's good because discipline... At the end of 2020, I got contacted by Miles Fisher, Tom Cruise impersonator, one of the world's best. He was doing this Tom 2020 project where he's impersonating Tom Cruise going for presidency. Why vote for me? I'm not just your everyman. I've literally been every man. I've been a Navy pilot, a lawyer, and a Navy lawyer. And a few weeks after the video, he contacted me again. And he asked me, would you like to do a collaboration, just have some fun? So he sent me this video where he was standing in his garden and he was saying like, go watch my podcast, because Miles has a podcast. Go watch and listen to my podcast. It was just something really simple. And 2 days after I sent him the final video, he sent me a screenshot, and he actually made a TikTok account called Team Tom Cruise. And he sent me a screenshot of the channel, and we had like 45,000 followers and 2.5 million views. I'm gonna show you some magic. It's the real thing. I mean, it's all the real thing. When you watch our videos, I want you to be perplexed, like, is this Tom Cruise or is it someone else? So the first video now is the one where he's playing golf, and that one went viral. It's unbelievable. The Twitter was overloading. If you typed it in YouTube or on Google, you'll find so many articles. And I think after a few days, or after a week or two, we had like 10 million views on that specific video. We had a few videos, and all of them went viral in their own way. And so you had a lot of people talking in the comment section, talking about, this is Tom Cruise. No, it isn't Tom Cruise. This guy on the left has been pulling a real Tom Cruise thing for a while with the deepfake. And when I saw this article, I was like, oh, it makes sense why it looks so good, because the guy, his face shape is basically Tom Cruise. Yes. And they were like trying to convince each other to believe in certain ideas, like it's Tom Cruise just being weird because he's going to make a new movie. 4th of July. I'm Tom Cruise and I'm running for President of the United States. America, you complete me. I'm casting. We got 100 million plus views. At one point, Miles told me, maybe it's good, because I'm pretty sure Tom Cruise has seen these videos now. We sent an email to his agency, and let's just say, if you want us to stop with what we're doing, we'll take the videos offline. And after that, he called his agency, and he asked them, did you receive the email? And they say, yeah, we received it, but we still haven't got a reply. So, thank you, Chris. Okay.
This is one of the most watched YouTube videos on YouTube. आपने देखा कैसे एक इंसान एक रूम में बैठ के एक सबसे बड़े हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार का डीप फेक वीडियो कैसे बना रहा है एंड किस तरह से चीज़ें वायरल हो रही हैं. नोबडी इज़ नोटिसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वीडियो बिकॉज इट लुक्स लाइक टॉम क्रूज वीडियो. और ये आज का वीडियो नहीं है, करीबन 5-6 साल पुराना वीडियो, जब चीज़ें टेक्निक इतनी मजबूत नहीं थी. लेकिन आज चीज़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इतना सिस्टम जो आपने देखा, जो इंसान वहाँ बोल रहा था, उतने सिस्टम की ज़रूरत नहीं है. एक डिवाइस काफ़ी है जो आपके हाथ में है. उस डिवाइस के थ्रू डीप फेक्स वीडियो बनाए जा रहे हैं और उसको इन्फॉर्मेशन में लेके आया जा रहा है. जब मैं इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो अगर मैं पूछूँ कि अगर कोई बता पाए यहाँ पे कि आप लोग न्यूज़ कहाँ से कंज्यूम करते हैं, 1-2 लोग कोई जवाब दें. न्यूज़ कहाँ से कंज्यूम करते हैं, कोई भी, एनीवन? सोशल मीडिया से. सवाल पूछने का जो कारण था मैं बता रहा हूँ, क्यों पूछा मैंने. जो आप सोशल मीडिया से कंज्यूम करते हैं वो न्यूज़ नहीं, इन्फॉर्मेशन है. जब आप न्यूज़ बोलते हैं तो न्यूज़ का मतलब 5W1H होता है. उसकी डिफरेंट लेयर होती है, डिफरेंट लेयर की उसकी वेरिफिकेशन होती है. जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो किसी वेरीफाइड सोर्स से अगर आपको नहीं मिला है, वो उसको आप इन्फॉर्मेशन मान के चले, वो न्यूज़ बिल्कुल नहीं हो सकता. यही कन्फ्यूजन है कि हिंदुस्तान में फेक न्यूज़ की आंधी आ गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे DNA में है, हमारे जीन में है कि हम जब कुछ पढ़ते हैं, प्रिंटेड होता है. चूँकि हम सबको या हमारे जो बड़े हैं उन सबको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, आज भी है. तो जब कुछ चीज़ें छप के आती है कहीं पे, तो मुझे लगता है कि छप के आई हैं तो ये सही. तो छप के जो न्यूज़पेपर में आई थी, वो छप के जब सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे आती हैं तो भी अंदर से आवाज़ आती है कि तो छपा हुआ है, इसका मतलब यही है. 4 साल 5 साल पहले यही कहानी थी और सोशल मीडिया ने बहुत ही भूचाल लाया हमारे देश के अंदर में जो आंधी आई है फेक न्यूज़ की. तो सोशल मीडिया मान के चले कि वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, न्यूज़ का सोर्स नहीं हो सकता. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. या दिस वन. नेक्स्ट. सो जब हम बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप देखेंगे मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉल्स, इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद द इंटेंट टू डिसीव. मतलब कि जो चीज़ें फैलाई गई हैं वो अनइंटेंशनल हैं, बहुत तेज़ी से फैली हैं और मिसलीडिंग है. जब आप मिसलीडिंग बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें पहले घट चुकी हैं, उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में डाला गया है. तो मिस इन्फॉर्मेशन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें को गलत तरीके से पेश किया गया है, उसमें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, कई बार सटायर होता है, कई बार चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन चूंकि शेयर करने में अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर दिया बिना कुछ सोचे समझे. तो ऐसे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, जो कॉमन फॉर्म्स है उसका आप देखेंगे मिसकोटेड स्टेटमेंट्स है, आउटडेटेड न्यूज़ है, जो पुरानी खबर हो चुकी है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर भूकंप आ जाए कहीं पर तो आपको पंखे और झूमर हिलते हुए कई सारे वीडियो दिखेंगे. कई सारे वीडियो उसमें पुराने होते हैं, पुराने भूकंप से रिलेटेड होते हैं, या किसी के घर गिरने का ऐसे कोई वीडियो बहुत आते हैं हमारे पास जो हमें पता होता है कि ये पुराना है. कैसे पता कर सकते हैं? बहुत छोटा सा 2 मिनट का समय लगता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, जब फैक्ट चेक करते हैं, जो उसको रोकने के लिए जब हम फैक्ट चेकिंग करते हैं, तो फैक्ट चेकिंग इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. फैक्ट चेकिंग इज़ लाइक गोइंग बैक टू द ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म. जो जर्नलिज्म में हमें करना चाहिए, फैक्ट चेकिंग में हम वही करते हैं. बिना वेरीफाई किए हम किसी चीज़ को पब्लिश नहीं करते हैं. अगर किसी ने किया है तो उसमें वेरिफिकेशन में क्या इशू हुआ है, कहाँ पे वो चीज़ें फेक हैं, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं. और जब हम PTI फैक्ट चेक के थ्रू जब स्टोरी भी डालते हैं तो उसमें हम स्टोरी को इस तरह से लिखते हैं कि अगर आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर किस किस तरीके से चीज़ों को चेक किया गया है, कौन कौन सा स्टेप है, कहाँ पर कौन सा टूल यूज़ किया गया है, कंक्लूजन क्या निकाला गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल मिस इन्फॉर्मेशन का ये है कि ये एक फोटो बहुत वायरल हुआ था और इसके साथ क्लेम था कि कस्टम जैकेट्स बनाए गए हैं अलास्का में एयरपोर्ट पे एयरप्लेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंडी से. अब ये सामने देखिए, इसको जैकेट पहना लिया है, तो आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि भैया ये तो गलत खबर है, आप इसको शेयर नहीं करोगे. लेकिन है ये मिस इन्फॉर्मेशन. आप हो सकता है मजाक में शेयर कर दो, हो सकता है हंसी में शेयर कर दो, लेकिन है ये मिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट. अब आते हैं डिसइंफॉर्मेशन पे. मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का अंतर क्या होता है?
जब हम डिसइंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन विद अ बैड मोटिव, वो मिस इन्फॉर्मेशन जिसको गलत प्रचार के माध्यम से, गलत मंशा से, गलत सोच के तहत फैलाया गया है, और जो फैला रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आप उसी तरीके से सोचें जैसे वो आपको सोचने देने के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं। वो आपके दिमाग के अंदर घुस गए, वो 2, 3, 4 सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। तो वो होता है डिसइंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप यू आर बिकमिंग टूल फॉर समवन, आप किसी के लिए टूल बन गए और उसका काम हो गया, आपने इसको शेयर कर दिया। तो इसका ये जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ये इंटेंशनल है, मैलिशियस पर्पस है वहाँ पे, और हाईली टारगेटेड है। मतलब वो किसी लिमिटेड, उनका टारगेट जो है बहुत लिमिटेड है। वो हमेशा पोस्ट चाहे जितना बड़ा हो, अलग अलग तरीके का हो, लेकिन टारगेट उनका एक रहेगा। तो बैड मोटिव से आपको चाहते हैं कि आप ऐसे ड्राइव हों। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डिसइंफॉर्मेशन। जो कॉमन फॉर्म्स होते हैं वो है डीप फेक्स, मैनिपुलेटेड कंटेंट, फैब्रिकेटेड न्यूज़ और प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा को भी हम इसके अंदर लेते हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा में मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो हो सकता है या हो सकता नहीं, उसकी पूरी की पूरी ताकत इसमें लगी है कि आपको कैसे अपने प्रचार का माध्यम बनाए। और प्रचार का माध्यम आपको तब बनाएगा जब आपको बिलीव करा दे कि ये जो शेयर आपसे कर रहा है, जो भी फोटो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, AI जनरेटेड वीडियोज़ है, जो भी है वो बिल्कुल सत्य है, और आप मान जाएंगे तो आप उसका टूल बन गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो डिसइंफॉर्मेशन का है, ये एक वीडियो है। इसमें जो क्लेम किया गया, वो क्लेम ये किया गया कि जब ट्रंप वहाँ पे खड़े हैं और सामने हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक लेडी आप देख सकते हैं वहाँ उनके पास आई है और उनसे कुछ बात कर रही है। तो क्लेम ये किया गया कि जयशंकर जी को बोला गया यूएस अथॉरिटी के द्वारा कि आप ये स्वेरिंग इन सेरेमनी से बाहर निकल जाइए। और ये बहुत वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि वीडियो में वो दिख रहा है कि लेडी आ रही है, उनके पास बैठ रही है और बैठ के कुछ बोल रही है, फिर जा रही है। तो इसको इसलिए शेयर किया गया। जब हमने इसकी फैक्ट चेकिंग की तो समझ में आया कि वो इंस्ट्रक्शन जो था वो एक फीमेल कैमरा पर्सन के पास था, के लिए था, जो जयशंकर जी के पास खड़ी थी। अब ये वीडियो को बहुत लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, या क्लिप वर्जन, कई बार क्या होता है कि लंबे वीडियो का एक क्लिप वर्जन निकालते हैं और उस क्लिप वर्जन को अपने मर्जी, मन मर्जी, जो भी आपको कॉन्टेक्ट देना है वो करके आप शेयर कर देते हैं। जब वो वीडियो आपके पास आता है तो आपको लगता है कि ये सही हुआ। कई बार हमें लगता है कि गलत है, कई बार लगता है सही है। तो हमारे दिमाग में एक मेजर प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम बायस्ड होते हैं। कहीं ना कहीं हम पर्सनल लेवल पर किसी न किसी के लिए बायस्ड होते हैं। तो अगर आपको मिनिस्टर साहब पसंद हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है, अगर आपको पसंद नहीं है तो लगेगा कि नहीं ये सही हो सकता है। तो आपके अंदर का बायसनेस भी काम कर रहा है उसके अंदर। तो जब आप जर्नलिस्ट होते हैं तो ये बायसनेस आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बायसनेस की कोई जगह नहीं है। आप जो खबर पे निकल के आ रही है, इस वीडियो को जब हमने चेक किया तो निकल के आया कि ये कैमरा पर्सन को बोला जा रहा था, जो बार बार वहाँ पे आके डिस्टर्ब कर रही थी, फोटोग्राफ लिया जा रहा था, तो उसको आके अथॉरिटी ने बोला कि आप यहाँ से पीछे जाके वहाँ से फोटो लीजिए। दैट वाज द वीडियो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें कैसे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था उनका। अब जो क्लेम है, सोशल मीडिया पोस्ट में ये क्लेम किया गया कि इंडिया, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि इंडिया जो है 2.5 करोड़ कार जो है एनुअली बेचती है। फिर उस पर क्लेम कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है सारे डेटा क्या है, ओरिजिनल डेटा क्या है, ऐसा क्लेम किया गया था। जब हमने इसका फैक्ट चेक किया और पूरा वीडियो सुना, क्योंकि वो एक क्लिप निकाला था उन्होंने, क्लिप में भी उन्होंने डीप फेक का इस्तेमाल करके कार वर्ड्स डाल रहा था उसके अंदर। जब हमने क्लेम को चेक करना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि वो जो बात कर रहे थे वो कार की नहीं, व्हीकल्स की बात कर रहे थे। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड, नंबर ऑफ कार सोल्ड, ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है जब ये चीज़ें सामने आती है और क्लेम के साथ आती है। तो फैक्ट चेक की टीम हो या जर्नलिज्म कर रहे जो न्यूज़ रूम के लोग हैं, ये ध्यान सबको रखना पड़ता है। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो किसी एक के लिए कन्फाइन नहीं है, किसी एक के लिए नहीं बनाया गया है। ये हर वो जर्नलिज्म कर रहे या हर वो जर्नलिस्ट स्टूडेंट के लिए, मैं तो बोलता हूँ सबसे ज़रूरी है आप सबको अपने अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल लाना। आप हर चीज़ को क्रिटिकल नज़र से देखेंगे तो आपका जो सोचने का नज़रिया है वो, जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, उसको लेके आपका वो आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है चीज़ें गलत हो।
और चीज़ें गलत हो तो आप इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपको दिमाग में आया ही नहीं कि ये चीज़ें गलत है तो हो सकता है आप ना सोचें और वहाँ से वो खतरे की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्विज टाइम है। अब यहाँ से हम एआई की बात करेंगे तो थोड़ा सा आइस ब्रेकर करते हैं। इन दोनों में से गो बैक, आपने बता दिया इसको, एनीवे ये आपने बता दिया एआई जनरेटेड फोटो है, ये रियल फोटो है। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप बताएं कौन सा एआई जनरेटेड लग रहा है आपको, कौन सा रियल लग रहा है। एनीवन? लेफ्ट वाला एआई लग रहा है, राइट वाला एआई लग रहा है। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। दोनों ही एआई। अब आप देखिए मैंने सवाल क्यों पूछा, ये जगह मैंने यहाँ पीछे क्यों लगाई। गो बैक। क्योंकि आपको लगेगा कि जो लेफ्ट वाली फोटो है उसमें वो दीवार पे जो है सीलन दिख रही है, तो हो सकता है एआई सीलन का उतना परफेक्ट तरीके से फोटो ना बना पाए। लेकिन आप देखें ये फोटो भी 2 साल पुरानी फोटो है और उस समय की बनाई हुई इतनी परफेक्ट तस्वीर है कि आपको दीवार की सीलन भी दिख रही है। यहाँ तो आप बोल सकते हैं कि यही हो सकता है, सीलन कैसे बना देगा ये, आजकल एआई सब कुछ बना रहा है। नेक्स्ट, इसमें से आप बताएं कौन सा एआई जनरेटेड है, कौन सा रियल है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 इज एआई जनरेटेड और रियल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कहने का मतलब ये है कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सा एआई है, कौन सा रियल है। ये बहुत टफ टास्क है हमारे लिए भी। सामने आपके एग्जाम्पल है, टफ टास्क हमारे लिए भी होता है कि कोई फोटो आ गई तो उसको पहचाने कैसे। तो इसके टूल्स हैं जो आपको 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर बता देंगे कि इस फोटो के अंदर क्या प्रॉब्लम है, एआई है या रियल। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिखाया कि चीज़ें इतनी क्लोज हैं कि आप कई बार समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारा भी काम करना बंद करता है। नेक्स्ट, ये वंदे भारत बस का क्लेम था। आप पढ़ेंगे, ये वेबसाइट पे छपी खबर थी। ये एक न्यूज़ वेबसाइट पे छपी हुई खबर थी जिसकी ये हेडलाइन थी। बिहार की सड़क पर दिखी वंदे भारत बस, सेल्फी लेने के लिए लगी लोगों की भीड़। सोशल मीडिया पे लोगों ने जम के लिए मजे। अब ये खबर मैंने रात के 10 बजे अपने फेसबुक पे किसी हमारे टाइमलाइन पे आ गया, तो ये खबर मुझे दिखी। तो मैंने टीम को उस समय बोला कि खगड़िया के हमारे रिपोर्टर, खगड़िया की खबर बताई गई थी, रिपोर्टर से बात करो और बताओ कि मुझे वहाँ के ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल या किसी ऑफिसर का एक मुझे स्टेटमेंट चाहिए कि ये बस वहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि स्टोरी जो लिखी गई थी वेबसाइट पे, न्यूज़ वेबसाइट पे, बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़ वेबसाइट, उस पर जब खबर लिखी गई थी उसमें लिखा गया था कि यहाँ पे हज़ारों लोगों ने आके सेल्फी ली है, लिखा गया था। और ये बस कहाँ से कहाँ चलती है, प्रॉपर बाइलाइन के साथ ये खबर थी। जब इसको चेक कराया गया तो पता चला कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बस एग्जिस्ट नहीं करती है, ये है ही नहीं हमारे पूरे शहर में या पूरे इस इलाके में कहीं नहीं। तो अब ये खबर आई कहाँ से, खबर कहाँ से आई मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, ये है वो ट्रेन और ये है वो बस। अब किसी ने इसको बस ट्रेन के अगले पार्ट को लेके एक बस पे लगाया। इसको हम बोलते हैं चीप फेक, ये डी फेक नहीं, ये सस्ता डी फेक। तो यहाँ लगाया और उसके बाद उसने क्लेम किया उसके ऊपर पूरा लिख के कि ये बिहार में हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट था, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया सब कंज्यूम करते, तो किसी रिपोर्टर ने भी सोशल मीडिया से खबर कंज्यूम कर ली और उसको अपने डेस्क पे भेज दिया, ये बोल के कि ये ऐसी बस आ गई है। और डेस्क पे जो बैठे हैं न्यूज़ रूम पे, उनको लगा रिपोर्टर ने भेजा है तो बिल्कुल सही बात होगी, तो उन्होंने खबर बना के छाप दी। और ये खबर फिर सोशल मीडिया से आई न्यूज़ वेबसाइट पे, न्यूज़ वेबसाइट से न्यूज़ ब्रांड का उसमें ठप्पा लग गया और उस ठप्पे के साथ वापस ये सोशल मीडिया पे आ गया। और जब आपको वापस दूसरी बार ये सोशल मीडिया पे दिखेगा जो किसी न्यूज़ वेबसाइट का ठप्पा लगा हुआ है, तो आप इसको निश्चित रूप से ओरिजिनल मानेंगे और फिर ये वायरल हो रही है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे इसको ब्रेक करना है। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो निश्चित रूप से अपने जिसने आपको भेजा है उससे एक बार ज़रूर बात करें। जैसे हम करते हैं अपने फैमिली ग्रुप्स में, आई हैव बीन ब्रांडेड मॉन्स्टर इन माई फैमिली ग्रुप्स, क्योंकि मैं सबको टोकता रहता तो मुझे लोगों ने निकाल के बाहर कर दिया अपने फैमिली ग्रुप्स कि इस बंदे का कोई काम नहीं है, यहाँ पे बहुत टोकता है। तो ये आप भी टोकें,
जिसने भी आपको भेजा है, जो भी खबर भेज रहा है आपको, उसको टोके, पूछे उससे ये खबर का सोर्स कहाँ से आया, ये किसने आपको भेजा, और आगे ना बढ़ाएं। ये 4 चीज़ें आप करेंगे तो हो सकता है हम उस चेन का हिस्सा ना बने, बिकॉज इन द कमिंग डेज वी ऑल आर गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो चल रहा है प्रोसेस, इसको अपने एंड से हमें रोकना है तो फिर हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली और साइकोलॉजिकली, वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो हम जर्नलिज्म में बात करते हैं 5W1H की। आप सबने पढ़ा होगा, सब जानते हैं क्या है 5W1H। तो जब AI की बात आती है तो यहाँ पे भी वो हमें 5W1H लगाना ही पड़ेगा। AI जनरेटेड कुछ है तो क्या है, कौन यूज़ कर रहा है, कहाँ से आया है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, कब बनाया है, क्या कारण था बनाने का, कहाँ शेयर हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब आपके पास ऐसा कुछ आता है तो ये सवाल में से 3 सवाल भी जरूर लगाएंगे आप। 3 सवाल भी लगाएंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो जवाब जो है आपको बता देगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपको सवाल पूछना है। नेक्स्ट, व्हाट इज AI? AI क्या है? जब AI की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन थिंक, लर्न एंड एडप्ट लाइक ह्यूमंस। वो मशीन जो है वो सोचता है, सीखता है, और जैसे आप उसको बताते हैं उसको एडॉप्ट भी करता है। आप सबने जेमिनाई में अपनी अपनी फोटो डाल के फोटो बना ली होगी अब तक? सबने बनाई है, कुछ लोग नहीं बनाया है। जब आपने वो फोटो बनाई है तो आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि हो सकता है कि पहली बार आपने फोटो अपलोड कर दी और आपको मनमाफिक फोटो नहीं मिला, हुआ था? तो फिर आपने दोबारा प्रॉम्प्ट दिया, फिर तीसरी बार प्रॉम्प्ट दिया, फिर चौथी बार प्रॉम्प्ट दिया, फिर आपको चौथी बार में फोटो आपको अच्छी मिल गई, राइट? तो आप समझें कि वो फोटो आपको तो अच्छी दे दिया मशीन ने, लेकिन मशीन ने खुद को भी अपने आप को ट्रेन कर लिया। अब आप नेक्स्ट टाइम जब उससे फोटो मांगेंगे तो उसने 3 स्टेप स्किप करके वो चौथे स्टेप में जो आपको दिया था वही फोटो आपको देगा, वैसे ही फोटो देगा। तो मशीन ने भी अपने आप को ट्रेन कर लिया। जो मशीन आपके सामने काम कर रहा है, जो टूल आपके सामने काम कर रहा है, वो आपसे दुगने तेजी से वो सीख रहा है, और जो वो सीख रहा है वो आपके जिंदगी को हिलाने वाला चीज सीख रहा है। आप सब ChatGPT AI टूल को यूज करते होंगे? एक बार हाथ उठा ले, कौन कौन यूज करता है? लगभग सब यूज करते हैं। थैंक यू। अब बताएं कि कितने लोगों ने उसमें सेटिंग में जाके सेटिंग चेंज की है और आपका डेटा वहाँ पे सेव ना हो इस पे जाके वहाँ पे सेटिंग में चेंज किया है? वेरी फ्यू। इसका मतलब बाकी लोगों को आपको नहीं पता है कि सेटिंग में आपको जाके वहाँ डेटा चेंज करना है, क्योंकि हर वो सवाल जो आप पूछ रहे हैं और हर वो जवाब जो वो दे रहा है, आपका सवाल और उसका जवाब आपके नाम के साथ, आपके ईमेल आईडी के साथ वो सेव हो रहा है। And you never know, your questions and answer will appear in any search engine after some time with your name. तो कई बार क्या होता है कि आप पर्सनल चीज़ें भी पूछते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, या ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो आपका प्रोफेशनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी सेव हो रही हैं। तो यहाँ पे ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, AI लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हिंदुस्तान में फेक न्यूज़ क्यों फैला? क्योंकि हम एक समय बैलगाड़ी चला रहे थे, अचानक से फेरारी आ गई, तो समझ में नहीं आया क्या करें। अगर आप एक गाड़ी चलाना भी सीखते हैं तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि आपको लाइट कहाँ से ऑन करना है, वाइपर कैसे चलाना है, ब्रेक कहाँ मारनी है, क्लच कैसे मारना है, गियर कैसे चेंज करना है, बोनट कैसे खोलना है, कई बार टायर कैसे बदलना है, ये भी सीखते हैं। तो जब आप AI टूल का यूज़ कर रहे हैं जो इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आप सीखें कि AI टूल को यूज़ कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी AI टूल को यूज़ करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन आप उसको यूज़ करें तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करें, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल AI इज़ द वे। ब्लाइंड तरीके से ब्लाइंडली यूज़ करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट जो है AI का, वो क्या है? AI कितने तरीके का होता है? देखेंगे आप 3 तरीका लिखा हुआ है। पहला होता है नैरो AI। नैरो AI का मतलब है कि जो आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो आप यूज़ करते हैं, तो उस पर आपको पर्सनलाइजेशंस आते हैं, आपको सजेशंस आते हैं। जिस भी ऐप पे आपको सजेशंस आ रहे हैं या गूगल न्यूज़ पे आपको सजेशंस आ रहे हैं, ये सारे इज ऑल ड्रिवन बाय AI। AI इज़ बिहाइंड एवरीथिंग। वो ऑलरेडी आपके जीवन में है, ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है, ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। सेकेंड है जनरेटिव AI। जब आप AI का यूज़ करके टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो जनरेट करते हैं,
तो जब वो प्रोसेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। एंड जनरेटिव एआई वो है जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं। जो तीसरा लेवल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एक उसके बाद आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जब हम एआई के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो मान लें कि 10 अगर स्टेप है तो 10वें स्टेप, और अभी हम पहले स्टेप पे भी नहीं है, तो 10वें स्टेप पे क्या होगा, एआई विल रिफ्यूज योर प्रॉम्प्ट्स। एआई आपकी बात नहीं सुनेगा और हो सकता है आपको ऐसा जवाब दे और जवाब देने के बाद कन्विंस भी करे। एक नेटफ्लिक्स पे मूवी है कंट्रोल, शायद आपने देखी होगी, एक सीरीज है अनन्या पांडे की नेटफ्लिक्स पे, आप उसको देखें। उसमें ये कहानी बताई गई है कि एआई पे जब आप डिपेंडेंट होते हैं और बैडली डिपेंडेंट होते हैं तो कैसे आपकी पूरी लाइफ को रूइन कर देता है। सो लिटरेसी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को समझने सीखने के लिए। और आजकल एक नया वर्ड चला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपको एआई में क्या प्रॉम्प्ट देना है कि आपको मनमाफिक जवाब मिले। तो कई बार प्रॉम्प्ट बहुत लंबे होते हैं, तो वहाँ पे एक खतरा भी है, वो भी मैं आपको बताऊं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब बात करते हैं तो टू मच क्वालिटेटिव प्रॉम्प्ट कैन गिव टू मच क्वालिटेटिव फेक न्यूज़। एआई का बेसिक आपको बताता हूँ मैं, जो आप में से कुछ लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, बाकी के लिए ये एक सजेशन भी है, सीखने का तरीका भी है। जब आप एआई की बात करते हैं तो जो टूल आपके सामने है वो टूल आपको जवाब दे रहा है, तो उसके पीछे की क्या कहानी चल रही है? उसके पीछे की कहानी ये है कि जब ओपन एआई ने या कोई भी एजेंसी ने जब ये डिसाइड किया कि टूल बनाना है, तो जब टूल बनाना है तो क्या करेगा, उनको डेटा चाहिए। डेटा कितने तरीके का होता है? 3 तरीके के होते हैं। डेटा एक जो फ्री है, जो अवेलेबल है आपको अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी कंट्री है सबका डेटा फ्री है। एक होता है लाइसेंस डेटा, जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, पेमेंट करके जो एक्सक्लूसिव कंटेंट होते हैं वो आपको मिलता है। तीसरा होता है डेटा जो गवर्नमेंट जनरेटेड डेटा होता है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, उसके आते हैं डेटा। तो 3 तरीके का डेटा होता है। तो ये समझिए कि पूरा मैसिव डेटा, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ का डेटा सेव करना और सेव करके एक जगह रखना, क्लाउड पे रखना उसको बोलते हैं। क्लाउड पे रखा, और क्लाउड जो मैनेजमेंट होता है बहुत बड़ी जगह होती है, सेव करने के लिए जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं वहाँ सेव होता है। तो ये एक पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस पे आते हैं, उसको बोलते हैं हम LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के थ्रू लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि जब आप कुछ सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल की क्वेरी उस डेटा बैंक में जाता है, और डेटा बैंक में सवाल का कंटेंट ढूंढता है जवाब का, और उसको फिर आंसर के फॉर्मेट में लिखता है। ठीक है, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और मशीन लर्निंग को ट्रेन करके टूल को जनरेट किया जाता है। तब वो टूल आपसे आपका सवाल जो होता है उसके जवाब निकालता है। और कितने सेकंड लेता होगा? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड, कई बार 20 सेकंड, लेकिन उसने पूरा स्कैन कर दिया। तो ये पूरा सिस्टम चलता है जो एआई को ड्राइव कर रहा है। अब इसमें एक लूफुल्स है। एक लूफुल्स क्या है, शायद कोई बताए ना बताए आपको, मैं बता रहा हूँ। लूफुल्स ये है कि डेटा बहुत सारी है, हो सकता है आपके सवाल से रिलेटेड उसमें नहीं कुछ मिल रहा, लेकिन मशीन को डिज़ाइन किया गया है कि आपके सवाल को उसको जवाब देना ही। तो हो सकता है आपने जो सवाल पूछा और जवाब नहीं है, लेकिन उसको 300 वर्ड लिखना है तो वो कुछ भी लिख के देगा। हो सकता है वो हेलुसिनेट कर दे और जवाब क्रिएट कर दे जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, या फेक है, या अनवेरीफाइड है, लेकिन उसने 300 वर्ड का जवाब आपको करके दे दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने एआई टूल का यूज़ करके जनरेटिव एआई के थ्रू कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एआई दे रहा है उसको हम चेक कैसे करें? चेक तो करना है हमें, तो ये दिमाग में बिठा के चलना है कि चेक करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी, ऐसे मैं बहुत ट्राई करता रहता हूँ, तो जस्ट ट्राई किया मैंने कि एक घटना घट गई है दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर, इसके ऊपर 300 वर्ड की स्टोरी लिखी। प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने, जो 300 वर्ड की स्टोरी लिखी उसने 6 से 7 सेकंड में लिख दी, और इतनी अच्छे तरीके से लिखी कि अगर मैं किसी को बोलता लिखने के लिए तो कम से कम 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते, लेकिन 7 से 8 सेकंड में स्टोरी रेडी हो गई। जब मैंने स्टोरी को पढ़ा, उसके अंदर में इंट्रो पैरा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद जब नीचे जाते हैं तो एक फायर की घटना बताई थी मैंने, तो दिल्ली फायर ऑफिसर का कोट आ गया उसके अंदर। कोर्ट में बताया उसने कि हाँ इतने लोग आए, इतने जख्मी हुए, इनको हॉस्पिटल भेज दिया, उनकी हालत ठीक है, ये है सब कोट उसका आ गया। उसके नीचे फिर डेटा भी आ गया कि 1 साल में दिल्ली में इतनी कितनी घटनाएं हुई। वो कोट और डेटा दोनों फेक थे, लेकिन उसको एआई टूल ने दे दिया क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है। तो वो ये मना नहीं करेगा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो बायसनेस भी कई बार होता है, हॉलो डेटा होते हैं, हेलुसिनेट कर देगा आपको एआई टूल। जब हेलुसिनेट कर देगा तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आपको कितनी जानकारी है नहीं है।
एक सवाल मैंने पूछा था करीबन 6-8 महीने पहले, मैंने AI टूल से पूछा, ChatGPT से, कि सपोज यू आर ह्यूमन, क्रिएट एंड जनरेट टू पिक्चर्स ऑफ योर्स। अपने 2 फोटो बनाओ और ये सपोज करो कि आप ह्यूमन। उसने 2 फोटो बनाई, बहुत अच्छी फोटो बनाई, दोनों मेल बनाई। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब आप फीमेल नहीं हो, मतलब आप जो AI टूल है वो फीमेल नहीं हो सकता, ये आप कहना चाह रहे हो? तो AI टूल बैकफुट पे आ गया। उसने बोला नहीं आप कहे तो मैं फीमेल का ही बना देता हूँ। मैंने कहा ये मेरा सवाल नहीं था। सवाल ये था कि सपोज करो कि आप ह्यूमन, मैंने कहा नहीं सपोज करो कि आप मेल। तो आप जब अपने आप को ह्यूमन मान रहे हो तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा डेटा बायस्ड है कि आपको अपने आप को मेल ही दिखाना है, ये आपका डेटा बायस्ड हुआ। तो अल्टीमेटली वो 4-5-6 क्वेश्चन आंसर चले, लास्ट में AI टूल ने ऑलमोस्ट सॉरी बोला कि ये मेरे से गलती हो। ये AI टूल का रिस्पॉन्स था जो मेरे लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट भी किया है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। तो जब आप कन्फ्रंट करेंगे ना, जब आप कन्फ्रंट करेंगे अपने ब्रेन से, अपने इंटेलिजेंस से, तो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा। ये एक विश्वास आप बना कर रखेंगे तो हमेशा टूल को आप यूज़ करेंगे। मैं कई सारे सेशंस में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ट्रीट AI टूल्स एज ए पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल ट्रेनी। आप उसको ट्रेनी की तरह ट्रीट करो, आपको जो जानकारी चाहिए लो, लेकिन दिमाग अपना लगाओ। नेक्स्ट, सो हु इज यूजिंग AI? हमने बात किया, ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्विकली मैं जाऊंगा। ये डेटा है कि हमारा स्ट्रेंथ कितना है सोशल मीडिया पे। यू कैन सी 550 मिलियन व्हाट्सएप, 470 मिलियन यूट्यूब, 360 मिलियन इंस्टाग्राम, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो मैंने अभी 3 का रखा है। तो कितनी बड़ी संख्या में हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इंडिया में, और AI का पेनिट्रेशन सब जगह पे हो चुका है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, कौन कौन यूज़ कर रहा है? ई-कॉमर्स सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट सजेशंस आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे मिलते हैं, राइड हेलिंग ऑप्टिमाइजेशन ऊबर ओला पे या बाकी जगह पे आपको मिलते हैं। एडुकेशन में बहुत यूज़ हो रहा है। एडुकेशन में आजकल प्लेटफॉर्म्स है इमर्जिंग लाइक यूटिलाइजिंग AI टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स, तो ये बहुत यूज़ हो रहा है। आई हैव अ डॉटर जो क्लास 10th का एग्जाम देगी नेक्स्ट ईयर। सी इज इंडिया यंगेस्ट फैक्ट चेकर हाउस। सो उसकी क्लास में फ्रेंच है और फ्रेंच की टीचर अवेलेबल 2 महीने से नहीं थी, उसके मिड टर्म्स एग्जाम आ गए। तो परेशान थी, मैंने उसको 2 टूल बताया, मैं कहा फ्रेंच यहाँ से पढ़ना शुरू करो, 2 AI टूल बताए, और AI टूल की मदद से उससे फ्रेंच पढ़ लिया। ये जस्ट एग्जाम्पल, इसका मतलब ये नहीं ट्यूटर नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, टीचर बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब आप कहीं फंसते हो तो ये आपको मदद कर रहे हैं तब, जबकि आपको पता है कि मदद कैसे लेनी। तो AI जो है और AI पर्सनलाइज जो टूल्स हैं वो एजुकेशन में एक तरह से ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, जो बिहाइंड द कर्टन है, शायद बहुत लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में अपने बच्चों से पूछें या पड़ोसी से पूछें या रिश्तेदारों से पूछें, तो बच्चे यूट्यूब से ज़्यादा क्लासेस सीख रहे हैं, यूट्यूब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि क्लासेस मैथ्स के, साइंस के, ज्योग्राफी के, डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे 10th 9th 7th के बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी है। कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स एडॉप्ट कर रही हैं AI को और इम्प्रूव कर रही है एफिशिएंसी को। ये सवाल कई जगह पे आता है कि AI के आने के बाद हमारी नौकरी रहेगी कि जाएगी या कितनी। एक मैं एम्स में सेशन ले रहा था तो मेरे सामने एक हेल्थ राइटर बैठे थे, 60 के अराउंड थे। उनका सवाल आया मेरे पास कि मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। मेरा जो जवाब था, मैं कहा सर आपकी नौकरी बिल्कुल रहेगी। AI कैन टेल यू हाउ टू राइट, बट अ ह्यूमन कैन टेल दैट व्हाट टू राइट। क्या लिखना है वो ह्यूमन ही बताएगा। ठंडा मतलब कोका कोला, ये आप ही सोच सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग आप ही कर सकते हैं, मशीन नहीं करेगा। एक लेवल पे करे लेकिन अभी नहीं कर रहा है। तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल, क्या लिखना है ये आपको, टूल से हमें क्या चाहिए, हम आगे एग्जांपल दिखाएंगे जो हमने क्या क्या निकाला था, लेकिन वो सीखना हमको तब है जब हमें पहले से कुछ जानकारी हमने लेके रखी हुई। नेक्स्ट, सो AI जो है वो कोई फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। और हमारे डिजिटल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, हमारे सिटी पे, होम पे इनोवेटिव ट्रैफिक मैनेजमेंट चल रहा है, सिस्टम वॉइस असिस्टेंस आपने देखा होगा, एलेक्सा हो, सीरी हो, के गूगल हो, सब जगह चल रहा है। कई बार तो जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, 1 घंटे का मेरा सफ़र होता है ऑफिस से घर का, तो कई बार AI टूल को यूज़ करके मैं क्वेश्चन आंसर करता हुआ जाता हूँ। मैंने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, फिर मैंने पूछा, उसने जवाब दिया, वो लगातार, और आपको जवाब भी ऐसा देगा, आपको लगेगा कि कोई ह्यूमन आपसे बात कर रहा है। जैसे मैंने सवाल पूछा तो उसने बोला आप सही बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, उसके बाद जवाब शुरू करेगा।
तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि चलो कोई तो लग रहा है मतलब किसी इंसान की तरह बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली है वो मशीन। नेक्स्ट, हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जर्नलिज्म के बाहर कैसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसका जस्ट एक झलक दे रहा हूँ। हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, डिजीज डिटेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है, फिनांस में बैंक्स यूज़ कर रहे हैं, AI फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हर अलग अलग सेक्टर पे AI का यूज़ शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, ये एक डबल एज स्वॉर्ड मान के चलें, क्योंकि इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस भी, इसके बारे में हम बात लगातार कर ही रहे हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, दो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। बेंगलुरु बेस्ड निरामाई हेल्थ एनालिटिक्स यूटिलाइज करते हैं AI पावर्ड थर्मल इमेजिंग फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये इन्होंने AI पावर्ड टूल बना लिया है जो अर्ली एज डिटेक्शन कर रहे हैं। तो ये हेल्थ केयर में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहे हैं AI टूल्स। अपोलो हॉस्पिटल इज यूजिंग AI टू ड्रास्टिकली रिड्यूस द टाइम फॉर स्ट्रोक डायग्नोसिस फ्रॉम 60 मिनट टू जस्ट 2 मिनट्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड बाय हेल्थ केयर, जो भी एजेंसीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं वो लगातार यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, फार्मर्स को कैसे कर रहा है, सागू बागू करके एक प्रोजेक्ट है तेलंगाना में, जहां A purported video of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has recently circulated online, appearing to endorse a trading platform called Ticker Tape during an exclusive conversation with Press Trust of India's CEO and Editor-in-Chief Vijay Joshi. The video claims this platform is backed by Government of India and offers massive returns for small investments. The PTI fact check conducted a thorough investigation. Our targeted keyword search for the original interview led us to PTI's official YouTube channel, revealing the full conversation between Finance Minister Nirmala Sitharaman and Vijay Joshi, the CEO, dated February 2, 2025. The interview focused entirely on the key announcements of the Union Budget 2025-26. In the complete, unedited video, at no point did Finance Minister Nirmala Sitharaman endorse any trading platform or investment scheme. The viral video has been digitally manipulated. Further analysis using AI-based tools like Resemble Detect confirmed that the audio in the viral clip featuring the Finance Minister's voice has been edited and superimposed. Till the end of today, and every resident of India has the opportunity to see. It looks like I said, it's just amazing that so many people are going to benefit from it. And would the ultimate aim would be to increase the tax net? I mean, get more people. Obviously. That is, with this and without this, the attempt has always been to widen the tax nets. It is therefore evident that the video circulating online is a deep fake created to spread false information and promote fraudulent investments. The Finance Minister did not endorse any such platform. The PTI Fact Check Desk concludes that the claim alleging Union Finance Minister Nirmala Sitharaman promoted a government-backed trading platform is false and the video is digitally manipulated. तो आपने देखा जो वीडियो फिनांस मिनिस्टर का था उसकी छोटी सी क्लिप निकाली गई, और 6 महीने पहले क्या होता था कि जब ऐसे वीडियोस क्रिएट होते थे तो उसमें लिपसिंग के इश्यूज मिलते थे, जो हम बताते थे कि लिपसिंग के इश्यूज पकड़ो, लिप्स वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो ये फेक आप पकड़ पाओगे। अब सिचुएशन क्या हो गई है कि लिपसिंग भी मैच कर रही है, साथ के साथ ऑडियो आपकी मॉड्यूलेशन भी मैच कर रही है। तो चीज़ें कैसे यहाँ से आगे बढ़ रही हैं कि जब आपके पास ऑडियो भी बिल्कुल उनकी ही वॉइस में है, बिल्कुल उनकी मॉड्यूलेशन वॉइस मॉड्यूलेशन में है, और जो शब्द बोल रहे हैं उनकी लिप्स भी वैसे ही उस शब्द की तरह ही मूव कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू सम AI टूल्स, जो हमारे पास AI टूल्स है जिसकी मदद से हम इसको, पता तो है हमें कि ये फेक है, लेकिन फेक हमें प्रूफ करना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो चलो पता चल जाएगा, लेकिन जो हमारी जनता है, जो इतने लोग हैं अलग अलग शहर में, अलग अलग गाँवों में हैं, उन तक ये चीज़ें पहुँचानी है, तो उनको तो समझाना पड़ेगा कि हाँ इसमें फेक क्या था, क्योंकि आपके कहने से वो क्यों मानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम क्यों माने। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई थी, हमने स्टोरी में क्या किया, इफ़ यू कैन क्लिक टू द लिंक, ये आप अगर हेडलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमने स्टोरी को डिबंक कैसे किया, नीचे जाइए, ये हेडलाइन हमने लिखी, उसके बाद हम आपको बताएंगे नीचे में फर्स्ट पैराग्राफ में हम बताते हैं कि क्लेम क्या था,
व्हाट इज़ द क्लेम, फैक्ट क्या था, ये हम पहले 3 पैराग्राफ में दे देते हैं, फिर हम आते हैं क्लेम कि वो शेयर किसने किया। तो आप जाएंगे नीचे अगर देखेंगे तो ये मल्टीपल जो लिंक्स और आर्काइव लिंक्स आपको दिख रहे हैं, ये वीडियो दिख रहे हैं, हमने सबको वहाँ पे प्लेस किया, ये बता के कि इन लोगों ने ये वीडियो को शेयर किया था गलत क्लेम के साथ। नीचे जाइए। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन हम शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हमने कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट यूज़ किया, कब कहाँ पे हमने कौन सा स्टेप यूज़ किया, ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में बताते हैं। फिर हम जाते हैं कि इसको हमने मिलान किया, मिलाया एक दूसरे से, कॉम्बो पिक्चर बनाई, कौन सी चीज़ें किस जगह पे फेक थी, कौन सी एडिटेड थी, ये सब बताते हुए और फिर टूल का इस्तेमाल करते हैं हम। टूल में उस वीडियो को डालते हैं। टूल बताता है कि आपका ये वीडियो 100% फेक है या 60% फेक है या कुछ पार्ट फेक है बाकी पार्ट ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ टूल से बता के तब ये इसका रिजल्ट निकलता है। तब हम कंक्लूड करते हैं कि ये वीडियो फेक है। अगर इस स्टोरी को कोई पढ़े तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसको हमने फेक बताया क्यों बताया। गो बैक टू द स्लाइड। यस, नेक्स्ट। ऐसा ही जो सिमिलर एग्जाम्पल था वो था सुनील मित्तल और अंबानी के लिए भी। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स अभी जो दिखा रहा हूँ बाद में जो है उसमें क्लेम क्या था? क्लेम ये था कि गवर्नमेंट ने या इन लोगों ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं जहाँ पे आप 20,000 रुपये दो और कुछ साल के आपको लाख 2 लाख मिल जाएंगे, कुछ साल के बाद कुछ 6 महीने के बाद आपको 2 लाख मिल जाएंगे। और इस वीडियो में ये लोग ये बात बोलता दिखा रहे हैं कि मुकेश अंबानी जी बोल रहे हैं, अडानी जी बोल रहे हैं, या सुनील मित्तल बोल रहे हैं, या नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं, या उनकी वाइफ बोल रही है, या फिनांस मिनिस्टर बोल रही है। अब इतने बड़े बड़े लोग जब वीडियो में ये बात बोल रहे हैं कि आप यहाँ लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पे जाइए, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कीजिए और हम आपको 2 लाख रुपये देंगे। तो एक नॉर्मल लोग जो हैं जो शायद इसको ना पकड़ पाए कि डीप फेक है, और लोगों ने पैसे गंवाए हैं इसमें, लोगों ने पैसे जा के गंवाए हैं, लोगों के पैसे चले गए। नेक्स्ट। सेम यहाँ पे भी वही था। AI जनरेटेड वीडियो ऑफ गौतम अडानी falsely claims he promoted high income investment scheme. You can play this video. A video circulating across social media platform purports to show Indian industrialist Gautam Adani promoting a high-income investment scheme, urging individuals to invest rupees 21,000 with the promise of a substantial 15 lakh rupee return within a single month. However, the PTI fact check has unequivocally determined this claim to be baseless. The video in question is an AI-generated deepfake. Our preliminary analysis reveals several inconsistencies. For instance, Adani's introductory remarks appeared atypical, and a noticeable desynchronization between his lip movements and the audio strongly indicated digital manipulation. Prior to employing specialized AI detection tool, a comprehensive search for any official announcement regarding such an investment scheme from the Adani Group yielded no credible information. Further corroboration was obtained through height moderation, an AI detection tool which identified the audio within the viral video as highly likely to be AI generated. The conclusive evidence emerged during tracing the video's original source. The authentic footage dates back to January 31, 2023, depicting Gautam Adani delivering a speech at the handover ceremony in the presence of Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the port of Haifa in Israel. A thorough review of this 10-minute address confirmed the complete absence of any discussion regarding an investment scheme. The identical attire and background cues across both videos conclusively established the viral content as a digitally altered version of this legitimate public event. In summation, the video claiming to feature Gautam Adani endorsing a highly profitable investment scheme is a meticulously crafted, deepfake engineered through artificial intelligence to disseminate misinformation. ये 2 वीडियो आपके लिए मेरे ख्याल से इनफ है समझने के लिए कि किस तरह से AI जनरेटेड वीडियोस को यूज़ किया जा रहा है फिनेंशियल फ्रॉड्स के लिए। और फिनेंशियल फ्रॉड्स जब आप करते हैं, कोई करता है, तो उसका मतलब क्या है कि लोगों की हार्ड एंड मनी जो है वो जा रही है, किसी न किसी कारण से जा रही है। तो उसको रोकने का तरीका क्या है? अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ही हम इन तरह के वीडियोज़ भी बनाते हैं।
और स्टोरीज भी लगाते हैं, जिसके जो सबसे ज़रूरी है जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं और स्टोरी पब्लिकेशन करते हैं तो दो चीज़ हम बहुत ध्यान रखते हैं। एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं YMYL। जब हम YMYL बोलते हैं इसका मतलब है योर मनी योर लाइफ। तो एनीथिंग रिलेटेड टू योर मनी एंड योर लाइफ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, जहाँ पे भी दिक्कत है, परेशानी है या ऐसी चीज़ें फैल रही हैं, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो हर तरह से हर फॉर्मेट में चीज़ों को लेके आगे जाते हैं। नेक्स्ट। सेम एग्जाम्पल वही है। यहाँ पे नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति वो बात बोल रही हैं, कहीं पे अडानी बोल रहे थे, कहीं पे अंबानी बोल रहे थे। सेम चीज़ हमने बिल्कुल उसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगाया। और सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग जो हैं 20,000 रुपये मांग रहे हैं और 2 लाख रुपये रिटर्न करेंगे 2 महीने के अंदर। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और लोग बिलीव कर रहे हैं। एक मुझे याद आता है, एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर देखा था, उसमें जॉब की बात की गई थी कि आपको घर बैठे जॉब मिल रहा है। ये करीबन 2 साल पुरानी बात थी। उस पर बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी, 4 चीज़ें लिखनी है। आप में से कोई लिखेगा, ऐसा कोई पूछेगा तो सोशल मीडिया पे आप बिलीव नहीं करेंगे, 2000 से ज़्यादा कमेंट थे वहाँ पे और 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपने नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी वहाँ लिख के रखा हुआ था ओपन कमेंट सेक्शन में। तो इस लेवल की अभी जो लिटरेसी की ज़रूरत है वो हिंदुस्तान में है, जिसके लिए हम लोग अभी काम करें। नेक्स्ट। ये ऑपरेशन सिंदूर के समय के कुछ फेक क्लेम्स थे। ऑपरेशन सिंदूर थोड़ा अलग था हमारे लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है बताना क्यों था। क्योंकि जिस रात से कहानी शुरू हुई थी, जैसे ही इंडियन आर्मी का वो फर्स्ट पोस्ट आया जहाँ पे वो ऐलान हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है और ख़त्म भी हो गया, कितने समय लगे जो भी हुआ, वो उस समय की अनाउंसमेंट थी, उनकी ट्वीट थी। उसके बाद जो बाढ़ आई सोशल मीडिया पे फेक वीडियोस की, पुराने वीडियोस की, एक पहला वीडियो जो आया था वो एक एजेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा निकाला गया वीडियो था, जो शायद पाकिस्तान से सोर्स हुआ था। वो वीडियो हमारे पास भी आया हमारी न्यूज़ में। जब मेरी नज़र पड़ी उस वीडियो पे तो मुझे लगा इस वीडियो को मैंने पहले कहीं देखा है, क्योंकि हम फैक्ट चेक करते रहते हैं तो लगा पहले कहीं देखा है। तो जब पहले कहीं देखा, ये डाउट अगर आ गया, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब हमने उसको क्रॉस चेक किया, पता चला वो वीडियो 2 साल पुरानी और ईरान की वीडियो है। वहाँ पे कुछ जब इशू हुआ था तो वहाँ पे कुछ धमाका हुआ था, तो वहाँ की वीडियो थी। लेकिन उस वीडियो को ये बोल के बताया गया कि ये वीडियो इंडिया ने जब वहाँ पे अपने जेट्स भेजे और वहाँ पे जो चीज़ें हुई उसको शूट करता हुआ वीडियो था। और जब एजेंसी के थ्रू वो वीडियो आता है तो उसके बाद वो वीडियो हर जगह हर तरीके से यूज़ हो गया। हमने उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें पता चल चुका था कि ये गलत है। कल को फिर नेक्स्ट दिन उस पर सारे लोगों ने उसको रिट्रैक्ट किया, जितने लोगों ने करना चाहिए था उन्होंने किया। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि जब आप क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं या ब्रेकिंग सिचुएशन में होते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय था, उस समय कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। न्यूज़ रूम में जब आप बैठेंगे तो ये बिल्कुल समझ लें कि अंदर में आपके बिल्कुल ब्लड में, जीन में, DNA में आ जाना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में हम मान के चले कि 90% चीज़ें जो आ रही हैं हो सकता है वेरीफाइड हो, तो वेरीफाई करना ही करना है। ऐसे एक वीडियो आया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, और उस वीडियो में बताया गया कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी डिफीट हुई थी। अगेन ये एजेंटेड वीडियो था और लिपसिंग भी मैच कर दी गई थी और नॉर्मल तरीके से पाकिस्तानी हैंडल्स, जो आउटसाइड कंट्री हैंडल्स हैं, वो इसको यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट इंडिया। ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हुई। वैसे ही एक ये आया था जिसमें कि सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल शेयर कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उनको डिफीट किया। ये एक गलत वीडियो यहाँ पे बिल्कुल लिपसिंग मैच करके वीडियो बना के चलाया जा रही थी। नेक्स्ट। सेम उसी समय 2 वीडियोज़ आए थे AI जनरेटेड वीडियोज़ ऑफ PM मोदी और अमित शाह। इसमें भी उनको ये बोलता दिखाया गया था कि हमें कितना नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। और जो ये वीडियो है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह का, इसमें भी ये क्लेम किया गया कि इन्होंने एडमिट किया है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये मैंने कुछ सेलेक्टेड वीडियोज़ दिए हैं, लेकिन ऐसे वीडियोज़ की भरमार लगी हुई थी और ऑलमोस्ट जो है सोशल मीडिया पे 90% शेयर जो था वो ऐसे ही मैनिपुलेटेड वीडियो शेयर हो रहे थे। नेक्स्ट। PTI ने इसको इन्वेस्टिगेशन कैसे किया? तो PTI इन्वेस्टिगेशन रिवील मल्टीपल रेड फ्लैग्स जो हम पकड़ते हैं वो हमने पकड़ा और AI डिटेक्शंस के टूल्स को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे सारे वीडियोस को डिबंक करना शुरू किया। नेक्स्ट।
ये वही स्टेप्स की बात हो रही है जो हमने दिखाया कॉपी के अंदर में कि कैसे हर कॉपी में हम अलग अलग तरीके से स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं ये बताते हुए कि इन जगहों पे रेड फ्लैग्स था जिसको हमने डिबंक किया। नेक्स्ट, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलता है वो किस तरीके का होता है, जो मेनली जो है वो सोशल और पॉलिटिकल चीज़ें फैलती हैं, क्रिटिकल चीज़ें फैलती हैं। फॉर एग्जांपल मणिपुर के टाइम पे ऐसी जब भी पॉलिटिकल अनरेस्ट होती है, मणिपुर का हो या कहीं और का भी हो, जैसे कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है वहाँ से वीडियोज़ की बाढ़ आ जाती है और आधी से ज़्यादा वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो पहले कहीं किसी और जगह की हैं, कहीं और पहले यूज़ हो चुकी हैं। हमारा काम होता है सिर्फ उस पर एक टूल लगाना। आप लोग शायद जानते होंगे गूगल लेंस आप लोग यूज़ करते हैं। गूगल लेंस किस लिए यूज़ करते हैं? सामान देखने के लिए, चेक करने के लिए, प्राइस चेक करने के लिए, राइट? ओके, गूगल लेंस का यूज आप कर सकते हैं फैक्ट चेकिंग के लिए भी, बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके सामने अगर कोई फोटो या वीडियो कोई ये बोल के शेयर करे कि ये आज की है, आप गूगल लेंस को लगाएं, उसको स्कैन करें और सर्च पे डालें। सर्च पे डालेंगे इफ़ दैट फोटो और वीडियो इज़ अवेलेबल बिफोर टुडे ऑन इंटरनेट, वो आपको बता देगा लिंक के साथ ये वीडियो या फोटो इस टाइम पे इस दिन इन्होंने शेयर किया था। तो वो इंडिकेशन आपको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर मिल जाएगा कि ये वीडियो फोटो आज की तो नहीं हो सकती। तो जब आज की नहीं है तो डेफिनेटली इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो गूगल लेंस को जो है हमेशा आप यूज़ करें फैक्ट चेकिंग के लिए भी, वेरिफिकेशन के लिए भी, फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट, इसमें जो हम बात करें तो कुछ कई बार वीडियोज़ आते हैं जो फेक वीडियोज़ होते हैं, उसको कैसे यूज़ करें, तो उसको कैसे चेक करें। तो एक इनविट टूल होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। इनविट टूल को जब आप अपने फ़ोन में अपने डेस्कटॉप पे रखेंगे तो कोई भी ऐसा वीडियो आपके पास अगर आए तो हैव टू जस्ट अपलोड दैट वीडियो इन द इनविट टूल। इट एक्चुअली ब्रेक्स द वीडियोज़ इन मल्टीपल की फ्रेम्स और फिर की फ्रेम्स पे गूगल रिवर्स इमेज सर्च का प्रोसेस लगाता है और प्रोसेस लगाने के बाद ये बताता है कि ये वीडियो या ये फ़ोटो या की फ्रेम्स आज की नहीं है, पुरानी। अगेन आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि आज की नहीं है, पुरानी है। एंड व्हेन यू हैव द कॉन्टेक्स्ट, व्हेन यू हैव द इंफॉर्मेशन, यू आर सेफ। नेक्स्ट, स्कैमर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, सुनील भारती मित्तल ने बताया था और ये कई जगह हो रहा है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है कि आपको एक मेल आएगा, हो सकता है आपके चेयरमैन की तरफ से आए या आपके एडिटर इन चीफ की तरफ से आए या आपके वीसी सर के नाम से आ जाए, कोई ऐसा मेल आएगा और उसमें आपको बताएगा कि आपको पैसे की ज़रूरत उधर से डिमांड आती है जो आपको इमीडिएट देनी है। ये मेल पे, प्रॉपर मेल पे आता है और मेल आईडी के थ्रू आता है। ये स्कैम्स बहुत आजकल चल रहे हैं। ये सब जो है बहुत इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी ऐसा कोई मेल आए आपके पास, निश्चित रूप से आता ही होगा या मैसेज आते होंगे सोशल मीडिया पे, आपको ऐसे कई सारे मैसेज आते होंगे जहाँ पे पैसे की डिमांड लोग करते हैं जो आपके करीबी लोग हैं, ऐसा लगता है कि आपको उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आप उसको जो है बिल्कुल ऐसी चीज़ों पर ना जाएँ और बिल्कुल अपने आप को अवेयर रखें। नेक्स्ट, फॉर मीडिया स्टूडेंट्स जो है इट्स द मोस्ट क्रिटिकल एरिया टू अंडरस्टैंड AI इज़ फंडामेंटली चेंजिंग इन न्यूज़ रूम, हाउ इट इज़ चेंजिंग। ये बहुत ही अभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो AI के बारे में बताऊंगा, जो आप अभी समझेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में काम आएगा। नेक्स्ट, जब आप AI टूल्स का यूज़ करते हैं, अभी जैसे मीडिया हाउसेज लाइक ST मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, PTI हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम AI टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं? जो सबसे ज़रूरी है वो ये है ऑटोमेटेड रूटीन टास्क बनाना, क्रिएटिंग ब्लॉग्स ऑन स्टॉक प्राइसेस, प्रोवाइडिंग वेदर अपडेट्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर दिन हो रही हैं, उसी स्टाइल से होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिसेप्शन पे बैठा बंदा है, उसके पास कम से कम 20 दिन भर में सवाल आते हैं और जवाब भी 20 तरह के ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वैसा कोई काम अगर है तो हो सकता है AI टूल बहुत बेखूबी उस काम को कर सके। तो जो कुछ भी मैकेनिकल काम हो रहा है, मैकेनिकल काम को AI रिप्लेस कर सकता है। जो क्रिएटिव काम है, जो मल्टीटास्किंग काम है, उसको रिप्लेस करना अभी के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें जो है जो हम अपने न्यूज़ रूम में यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई PDF आ गया जो 300 पेज का PDF है, 250 पेज का PDF है, 100 पेज का PDF है, या आपके पास 20 मिनट के वीडियोज़ आ गए, वो वीडियोज़ को आप कैसे यूज़ करेंगे? उस वीडियो के अंदर ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो अगर 20 मिनट का वीडियो तो आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। तो कैसे टूल्स का यूज़ करके हम उसको 2 मिनट 5 मिनट के अंदर हम उसकी चीज़ें निकाल रहे हैं, और बाकी उसके आगे का प्रोसेस है जो कन्फर्मेशन करना है, वेरीफाई करना है, उसमें बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट, डेटा जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी मैं एक गूगल के AI एकेडमी टूल सेशन में था, मुझे वहाँ बुलाया गया था, तो हमने वहाँ पे एक डेटा हमें दिया गया जिस पे काम करने के लिए वेदर का डेटा था। उसमें ये बोला गया कि आपको किसी भी शहर का 7 डे का वेदर प्रेडिक्शन बनाना है, और उसमें कुछ डेटा था। तो वो डेटा देख के मैंने उसमें यूपी के जितने शहर थे उसमें मैंने वेदर पैटर्न की बात की, उससे पूछा कि इस डेटा के आधार पे आप वेदर पैटर्न बताइए, कहाँ कहाँ पे कितनी बारिश हुई या कहाँ कहाँ पे डिपार्चर रेट था। डिपार्चर रेट मतलब मानसून जा रहा है वहाँ से, उसका रेट हाई था, मतलब बारिश कम हुई। एक बहुत अच्छी जो जानकारी उससे निकल के आई कि यूपी में एक शहर है देवरिया, देवरिया में बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पे डिपार्चर रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूपी के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल, लेकिन बीच में एक ऐसा शहर है जहाँ पे रेनफॉल नहीं है। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या पैटर्न है, क्योंकि आसपास बारिश हो रही तो वहाँ पे कुछ तो बारिश होगी, लेकिन वहाँ बारिश जो थी वो पूरे यूपी में सबसे नीचे थी। तो फिर हमने अपने रिपोर्टर को उस पर बात किया कि भाई आप वहाँ जाएँ एक बार और पता करें कि ये रीज़न क्या हुआ है कि वहाँ बारिश नहीं हुई है, वहाँ के लोगों का क्या कहना है। तो इस पर हम अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा से निकल के आया, और डेटा से कैसे निकल के आया, जब ये मैसिव डेटा था उसको हमने AI टूल्स की मदद से यूज़ किया। मैं आपको 3-4 टूल्स के नाम बता रहा हूँ जो आप लिख सकते हैं, जो आपको मैसिव काम आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें गूगल AI स्टूडियो, आप ज़रूर जाएँ उस पर अपना कुछ ना कुछ काम करें। गूगल AI स्टूडियो है, नोटबुक LM है, पिन पॉइंट है। ये 3 डेटा सेट जो है आपको इतना मदद करेंगे। गूगल AI स्टूडियो से मैं कोई कोडर नहीं हूँ, लेकिन उस सेशन के दौरान ट्रेनिंग लेते समय मैंने 7 मिनट के अंदर एक वेदर ऐप बनाया, जिसमें अपने दिल्ली NCR के जो 7-6 शहर हैं उसमें अगले 7 दिन का डेटा प्रोडिक्शन कैसे होगा, वेदर प्रोडिक्शन कैसे होगा, और वहाँ पे बारिश होगी कि धूप होगी, साथ में असिस्टेंट मुझे बताएगा कि मुझे कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए, किस इलाके से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐप में थी, और ऐप जो है 8 मिनट के अंदर उस टूल ने बना दिया, जिसको बनाने के लिए हो सकता था 100 कोडर्स लगते और महीने भर का समय लगता, या 50 लगते, महीने भर का समय लगता। 8 मिनट में उसने बना के दे दिया, और ब्यूटीफुल कोड ऐप रेडी हो चुका था मेरे सामने। तो आपको कोडिंग आए या ना आए, आप इसको जाएं और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उस पर प्रैक्टिस करें, सीखें उससे, क्योंकि वो फिर जब आप उसमें हैंडी हो जाएंगे तो आगे कैसे आपको मदद करेगा ये आपको वहाँ से पता चलेगा। नेक्स्ट कोशिश करते हैं। जो हमने PTI इंफोग्राफिक्स डेस्क हमने लॉन्च किया, जहाँ पे हम डेटा टूल्स की मदद से कई सारी इंफोग्राफिक्स बनाते हैं। डेली ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ डेटा स्टोरी निकालते हैं, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारे मीडिया हाउसेस ने किसी न किसी फॉर्म में वो सारा डेटा हमारा यूज़ किया है, इंफोग्राफिक्स हमारा यूज़ किया है। तो मैसिव प्रोडक्शन जो AI टूल्स की मदद से हम कर रहे हैं, ये केस स्टडी है। गूगल ने इसके ऊपर एक केस स्टडी की है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर वो कुछ उधर से कुछ ब्लॉग पोस्ट भी आए, लेकिन ये हमने शुरुआत ही की AI टूल्स को बेस में रख के, और उसकी मदद से एक पूरा का पूरा साल भर के अंदर हमने करीबन 200 से ऊपर सीरीज इंफोग्राफिक्स की बनाई है, और हर पे 100K व्यूज़ से ऊपर के व्यूज़ हैं। तो ये सारी जगह हमारी चीज़ें पब्लिश हुई है। नेक्स्ट 3 चीज़ें हम करते हैं जब हम AI टूल की बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल रिसर्च। तो हम ध्यान क्या रखते हैं कि जब भी अपने तरीके से हम कुछ शुरू करते हैं, अपने एंड से शुरू करते हैं, तो उसमें जो कंटेंट है वो कहाँ से आएगा। तो हम AI को नहीं बोल रहे हैं कंटेंट ढूंढने के लिए, वो हमारा खुद का नेटवर्क का कंटेंट है। PTI इज ए ह्यूज नेटवर्क। तो जहाँ से जो हमारी स्टोरी पब्लिश हुई है, तो हम अपनी ही स्टोरी का डेटा निकाल के हम टूल को बोलते हैं, और या फिर अगर गवर्नमेंट का डेटा की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट का डेटा और हमारा डेटा। तीसरा हम मना करते हैं कि बाकी आपको कहीं से कोई डेटा लेने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप टूल से पूछेंगे तो वो कहाँ क्या सर्च करके निकाल रहा है, यू नेवर नो। और हमें कुछ न्यूज़ रूम से पब्लिश करना है, तो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस वेरीफाइड फैक्चुअल कंटेंट, जो हम तब करते हैं जब हम अपने एंड से मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं। कंटेंट रिपर्पसिंग करते हैं, कई बार पुराने कंटेंट को हम रिपर्पस तरीके से लेके आते हैं। डिजिटल अरेस्ट की बात हमने सबसे पहले शुरू की थी, और PTI ने सबसे पहले उस पर इंफोग्राफिक्स सीरीज़ किया था। आई थिंक उसके 2-3 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में उसकी बात भी की, डिजिटल अरेस्ट की बात भी की, और आप सब देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस कितने बढ़ गए। अभी 3 या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले दिल्ली में रिटायर्ड बैंकर ने 23 करोड़ रुपये गंवा दिए। ही वॉज अंडर डिजिटल अरेस्ट, सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट, फॉर 25 डेज।
बिकॉज ही वॉज लिविंग अलोन, ही वॉज सीनियर सिटीजन, नोबडी इज देयर टू टॉक टू देम, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता है या बात करता नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को स्कैमस्टर्स जो है बहुत तेज़ी से फंसाते हैं और उसमें AI का भयानक टाइप से यूज़ कर रहे हैं। वो इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं कि जो कोर्ट है, एक किसी को तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कराया था, जो कोर्ट का पूरा सेशन होता है जैसा होता है वैसा कोर्ट को बना दिया था उन्होंने पीछे। तो उनको लगा ही नहीं कि हम कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। और इनको जो रिटायर्ड बैंकर थे उनको ऐसे फंसाया कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड जो है वो पुलवामा अटैक के समय जो साजिश हुई थी उसके कंट्रोवर्सी में रिलेट पाया गया है और आपके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू होने वाली। तो उनको फोर्स करके उनके सारे स्टॉक्स बेचे गए, म्यूचुअल फंड बेचे गए, उनके सारे बैंक से पैसे विड्रॉ किए गए और मल्टीपल देश में अलग अलग तरीके से 23 करोड़ रुपये निकाले। ये केसेस हुए। इकोनॉमिक ब्यूरो डेटा, हमारे पास बहुत सारे डेटा आते हैं जो इकोनॉमिक्स ब्यूरो के होते हैं, जैसे स्टॉक प्राइसेस हो गए, गोल्ड प्राइसेस हो गए, ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो ये सारा डेटा को हम क्या करें, तो डेटा को यूज़ करके अब हम टूल्स की मदद लेते हैं, क्योंकि टूल्स एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो चुके हैं आज के डेट में जब हम डेटा स्टोरी की बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना डेटा को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत लगेगा। एंड द बेसिक पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ AI और रिस्पॉन्सिबल AI इज टू रिड्यूस द टाइम फॉर अ जर्नलिस्ट टू डू क्वालिटेटिव जर्नलिज्म। ये बेसिक है। तो इसी बेसिक के ऊपर हम काम करते हैं, टाइम हम अपना कम करते हैं जो हमारा रिसर्च में ज़्यादा जाता था। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दिल्ली इलेक्शन का एग्जाम्पल है। वहाँ पे हमने क्या किया था कि 70 जो MLA जीते थे उनके सारे PDFs हमने इकट्ठा किए, उनके सारे डिटेल्स हमने इकट्ठा किए, कौन कितना पढ़ा हुआ है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितने केसेस हैं। ये सारा डेटा जो जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाता है तो PDF के फॉर्म में नहीं जाता है, वो PDF की फ़ोटो खींच के डालते हैं। तो जब PDF की फ़ोटो खींच के आप डालोगे तो उसको स्कैन नहीं कर पाओगे, AI टूल से स्कैन करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक tedious टास्क था, बट हमने 70 MLAs के डिटेल निकाल के और उसका पूरा अलग अलग पैरामीटर पे उसके निकाल, और इसमें AI स्टूडियो ने और नोटबुक एलएम ने हमने बहुत हेल्प किया। तो जो काम हम 20 दिन 25 दिन लगाते वो हमारा काम आधे दिन या 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है डिकोडिंग द स्काइज। इसमें आप बहुत सारे टर्म्स सुनते होंगे, जैसे फ्लाइट स्कीड कर गया या बहुत सारे ऐसे एविएशन टर्म्स होते हैं। तो कई बार हम जानते हैं कि हम बात तो कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता वो क्या है। तो इस वाले में हमने एविएशन टर्म्स के सारे डिटेल्स निकाले टूल्स की मदद से। पहले हमने टूल को बोला कि कितने एविएशन टर्म्स हो सकते हैं, तो इसने करीबन 100-150 टर्म्स दिए। उसके बाद उसको हमने फ़िल्टर किया कि कौन कौन से ज़रूरी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। वो फिल्टर करके हम 25 पे लेके आए। अब जब फिल्टर कर लिया, हमारे पास डिटेल आ गए, उसके बाद जो है अब क्या करें, इसके साथ फ़ोटो लगानी है। तो अगर आप क्लिक करेंगे डिकोडिंग द स्काई पे, जस्ट क्लिक वंस, तो इसको जब हमने डिकोड किया तो हमें हर स्लाइड के साथ फ़ोटो चाहिए। तो फोटोज़ कहाँ से आएंगे, तो फिर हमने AI टूल्स की मदद से ही AI जनरेटेड फ़ोटोज़ निकाली जो उसके साथ कनेक्ट हो रही थी। थर्ड वैसे ही था, हम बात करते हैं कि इतने mm बारिश हुई है, यहाँ पे इतने mm बारिश हो गई है, कहीं 50 कहीं 100, आप कई बार सुनते होंगे। कभी आपने सोचा है कि उसका मतलब क्या होता है, 100 mm 50 mm बारिश हुई, उसका मतलब क्या हुआ। तो वो हमने टूल की मदद से उसको रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हमने उसकी डिटेल निकाली, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करके हमने उसको यहाँ पे पब्लिश किया। तो ये सही आप देखेंगे सारे पे व्यूज जो है वो 1 लाख से ऊपर के व्यूज जो है जो हमारे सोशल मीडिया पे आए थे। इसके अलावा कई सारे मीडिया हाउसेज ने इसको यूज़ किया। नेक्स्ट सेम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में EVMs यूज़ नहीं होते, तो क्यों यूज़ नहीं होते, ये बेसिक क्वेश्चन से कुछ सबको जानना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल किया था और उसके ऊपर हमने इंफ्राफी सीरीज चलाई थी। एक जब ये वायरस फैला था HMPV, इस समय हमने वायरस के ऊपर, तो ये सारा जो रिसर्च हम करते हैं, ये रिसर्च अगर खुद करने बैठे तो टाइम लगेगा। तो हम जब टूल की मदद से करते हैं, वेरीफाइड सोर्सेज की मदद से करते हैं टूल्स के अंदर में, तो ये डेटा हमें बहुत ईजिली और बहुत जल्दी मिल जाते हैं। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल्स हैं। नेपाल का जेएनजी अपराइजिंग जो हुआ था, इसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई थी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, आई थिंक विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर हमने ये पूरा का पूरा डेटा निकाल के और पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में निकाल के हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मल्टीपल वेबसाइट्स ने, मल्टीपल न्यूज़ एजेंसीज ने, न्यूज़ वेबसाइट्स ने, सब ने हमारा ये यूज़ किया। तो ये हमें कैसे हेल्प किया AI टूल्स, इसकी कुछ डिटेल्स हैं। दिल्ली स्टैम्पीड में जब रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हुआ था उस समय भी, तो मल्टीपल टाइम्स पे मल्टीपल जगह पे कैसे टूल्स को यूज़ करना है, ये हमने यहाँ से इंफोग्राफिक के जरिए करना शुरू किया था। नेक्स्ट इसके ऊपर एक
ऊपर में वर्ल्ड इकोनॉमी चार्ट रेस है, उस पर आप ऊपर क्लिक कीजिए, ऊपर, हाँ इस पर क्लिक कीजिए। ये एक वीडियो हमने बनाया था कि ये इंडिया की जीडीपी जो है पिछले 50 साल में टॉप जीडीपी से कैसे कंपेयर में ऊपर नीचे डेवलप कर रही है। ये देखिए आप, इसमें ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही है। ये हमने कंपेयर किया था टॉप जीडीपी जो है पिछले 50 सालों में इंडिया कैसे है, उसमें ईयर के हिसाब से ऊपर जा रहा है। अब आप एक वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा ये वीडियो बनाने में हमें एआई टूल्स की कैसी मदद लगी और कैसे हमने बनाया है। बहुत देखने में सिंपल लग रहा है कि वीडियो है, चलो दिखा रहा है। जब हमने वीडियो का प्लान किया तो सबसे पहले सोचा कि डेटा कहाँ से लाएंगे, तो वर्ल्ड बैंक एकमात्र सोर्स है जहाँ पे ऐसा डेटा मिलता है। तो वो 200 से ऊपर कंट्रीज़ के 50 साल का डेटा, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स, वो देख के हम पागल हो गए कि ये क्या है। तो उसको फिर हमने एआई टूल की मदद से उसमें फ़िल्टर करना शुरू किया, अलग अलग उसमें प्रॉम्प्ट डाले कि हमें इंडिया का परफॉर्मेंस देखना है। तो इंडिया का जब भी टॉप 20 में इंडिया रहा है या टॉप 10 में इंडिया रहा है, उस समय का डेटा निकालिए। तो ये सारा डेटा निकाला, उसके बाद से फिर हमने उसको फ़िल्टर किया, फिर अपने हिसाब से उसमें क्वेश्चन आंसर डाले। जब हमारे पास वो लिस्ट आ गया तो फिर एक दूसरा टूल है फ्लरिश। फ्लरिश में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा आप वहाँ बैकेंड में डालते हैं और फ्रंट एंड पे आपको वीडियो फॉर्मेट में वो चीज़ें निकाल के देती है। वो हमने यहाँ पे डाला, उसके बाद इस पर करीबन 2 से ढाई दिन का समय लगा ये बनाओ। ये काफ़ी हमारा चला, काफ़ी रीशेयर हुआ था, लेकिन इसके पीछे जानकारी कैसी कैसी लेके आए और कहाँ से क्या क्या इकट्ठा किया, वो एक बहुत टीडियस टास्क था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें निकल के आई और प्रोड्यूस भी अच्छे तरीके से हुआ। वो बैक तो ये सब देखेंगे, जितने भी आपको डेटा दिख रहा है ये सारा का सारा जो है एआई टूल्स की मदद से। तो ये एक इंडिकेशन है कि न्यूज़ रूम में एआई टूल्स कैसे यूज़ हो रहा है। तो वो तैयारी आप लोग तब करेंगे जब आप टूल्स के साथ बहुत जो है फैमिलियर होंगे। और फैमिलियर होने के लिए है कि आप अभी से शुरू करें, लेकिन बहुत कंट्रोल तरीके से इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कारण से यूज़ कर रहे हैं। आपके पास वो कारण हो तो यूज़ करें, कारण ना हो तो यूज़ ना करें। कारण बना के यूज़ करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, एआई के साथ साथ जो फेक न्यूज़ बढ़ा है, तो मैसिव इंटरनेट और सोशल मीडिया पेनिट्रेशन के कारण बढ़ा है और रैपिड जो स्प्रेड हो रहा है आजकल फेक न्यूज़ का, उसमें एआई जो है बिल्कुल आग में घी का काम कर रहा है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसे करीबन 8 या 10 वीडियोस मैंने अपनी टीम को दिया, फैक्ट टीम को डिबंक करने के लिए, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आके 2 पार्ट में वीडियो है। पहले पार्ट में एक कोई एंकर आता है या कोई सेलिब्रिटी आता है, वो बात करता है कि आपको यहाँ पैसे लगाने हैं, और सेकंड पार्ट में कोई न्यूज़ फर्म का बंदा आ रहा है और वो उस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है और उस पर मुहर लगा रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है। और वो ऐसे वीडियोज़ हैं जो अगर आप ऐसे रैंडम देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद सही हो सकता है, इसमें पैसे लगाने चाहिए, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है एआई के थ्रू फैलनी शुरू हो गई। नेक्स्ट, पावरफुल एम्पलीफायर है एआई, थ्रेड भी बढ़ाता है साथ में। एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस टूल्स मीन्स दैट एनीवन कैन क्रिएट स्प्रेड कन्विंसिंग फेक कंटेंट, ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन रियलिटी एंड फंक्शन। तो बहुत एक थिन लाइन है जिसको आपको पकड़ के चलना है और देखना है, वो थिन लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। और नहीं समझेंगे तो एआई जो है डेंजरस होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट दिक्कत हो गई है। जिमनाई कई डिफरेंट 2 अलग अलग लोगों को एक साथ खड़ा करके फ़ोटो बना दे रहा है, और इतनी रियल फ़ोटो है कि आप शायद पकड़ ना पाएँ कि इसमें क्या फेक है और क्या सही है। तो ये एक अलग तरीके से चीज़ें आ गई हैं जो एआई और फेक न्यूज़ जो एक साथ आ गया है आपके सामने, और कैसे इस चीज़ को हम आगे डील करें इस चीज़ से, ये सब के लिए हमारे लिए टास्क है। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नलिज्म में आप जाते हैं तो ट्रस्ट सबसे ज़रूरी है। तो इसके कारण जो ट्रस्ट पे असर पड़ रहा है, क्योंकि जब आप किसी बड़े मीडिया हाउस का नाम देखें और उसके नीचे देखें कि गलत खबर फैल रही है या गलत तरीके से, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हम देखा कि हमने किस तरह से बड़े बड़े चैनल्स ने जो है बिना वेरीफाई की चीज़ों को चलाना शुरू किया, अलग अलग वीडियोस दिखाए, अलग अलग क्लेम किए, वो हंसी का पात्र बने हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो वो सब हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट इज इन्वॉल्विंग। तो आपको अगर लगता है कि यहाँ से इंडस्ट्री में जाना है और बाहर अपनी मजबूत कदम रखने हैं, तो सबसे ज़रूरी है वो है आपको सीखने की चाहत, सीखने की कला, वो चाहिए आपको। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर रहेंगे, पहले होता था कि राइटिंग एडिटिंग आनी चाहिए,
राइटिंग एडिटिंग इज़ अ मस्ट। वो अगर मैं न्यूज़ में हूँ, अगर किसी को लिखना नहीं आता, 100 वर्ड की कॉपी इंग्लिश, हिंदी या किसी लैंग्वेज में लिख नहीं सकता, एरर फ्री नहीं लिख नहीं सकता, तो टू मी इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दैट पर्सन इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। आपको लिखना आना चाहिए, और लिखना तब आएगा जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तब जब आपको पढ़ने की आदत होगी, क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ को वॉइस असिस्टेंट और टाइपिंग से काम चल रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। सो हम लोगों को ये सिखाया गया था, और आप लोगों को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि लिखने की आदत, सोचने की आदत, थिंकिंग की आदत, पढ़ने की आदत कभी ना भूलें। किसी भी प्रोफेशन में जाएं, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेस बन के खड़ी रहेंगी। नेक्स्ट। सो सेम बात है, एआई रिवोल्यूशन यहाँ पे है, प्राइमरी चैलेंजेस हमें सामने हमारे, और कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें चीज़ों को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो हमने बात की पिछले कुछ देर में। ये एक बॉटम लाइन है हमारे लिए, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, तभी हम आगे जो है एक मजबूत आर्मी की तरफ बढ़ेंगे, जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरत है फेक न्यूज़ और अनवेरीफाइड खबरों से लड़ने का। नेक्स्ट 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 करिए, स्किप। नेक्स्ट, ये एक चार्ट है जो शायद आपको शायद दूर से उतना क्लियर ना दिखे। लर्न अबाउट एआई जो पहला पार्ट है, फोकस ऑन लिटरेसी, सेकंड है इंगेज विथ एआई, और थर्ड है डिज़ाइन सॉल्यूशंस विथ एआई। तो वो 3 पार्ट में आपको काम करना है, जिसके बारे में पहले भी हमने बात की कि पहले आप सीख लें कि हमें करना कैसे, काम कैसे करना है। जब आप सीख लेंगे तब आप उससे इंगेजमेंट शुरू कीजिए। इंगेजमेंट तब शुरू कीजिए जो 3 का नाम मैंने बताया आपको, गूगल एआई स्टूडियो, नोटबुक, एलिमेंट, पिनपॉइंट। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये 3 मेजर हैं। तो पहले आप जाके यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट करें, ये है क्या, क्या क्या काम कर रहा है। फिर आप उसको क्लब करें कि आपको ज़रूरत क्या है इसकी। ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। ज़रूरत है तो फिर इसका यूज़ कैसे करना है, इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, और आउटपुट बढ़िया कैसे निकलेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कैसे आप मास्टर करें, ये सारी चीज़ें पहले आप समझें, सीखें। एआई लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, एआई लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। फिर आप इंगेज करें, फिर आप एंजॉय करेंगे इसको काम। नेक्स्ट, द पाथ फॉरवर्ड रिक्वायर्स अ बैलेंस अप्रोच। आपको हमेशा बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई टूल्स पे तो बहुत दिक्कत होगी। सो माय सजेशन इज दैट नेवर बी डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एआई टूल्स। कई बार क्या होता है, कई सारे जगह पे मैं जाता हूँ सेशंस के लिए, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, कई सारे कॉलेज में गया हूँ, तो लोगों ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स एआई के थ्रू करवाने शुरू कर दिए। तो आप सोचिए, जब सोचने की आपकी क्षमता ही खत्म हो जाएगी तो फिर आगे आप ब्रेन का यूज़ कैसे करेंगे। आप अपना काम को उसके थ्रू क्वालिटी उसकी बढ़ाएं, लेकिन काम आपको खुद को करना पड़ेगा। ये एक बॉटम लाइन है। नेक्स्ट, दैट्स इट। यू कैन कनेक्ट विथ मी हियर एंड थैंक यू वेरी मच।